औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फ़िज़ियालॉजी की लेक्चर नंबर 8 जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और अहम भी है, पेपर लिहाज से भी और कंसेप्चुअल बेस पे। वैसे भी आप लोग फार्मासिस्ट या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये तो आपको पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैक्ड सेल वॉल्यूम किसे कहते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्युपाइड बाय आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। क्या पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है? वो प्रोपोर्शन है ब्लड की जिस मतलब ब्लड में तो होता है आरबीसी, जिस प्रोपोर्शन में आरबीसी ब्लड में मौजूद होता है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, उसको हम एक्सप्रेस ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। जब डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं परसेंटेज में, तो इसी को हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है आरबीसी पैक्ड की, आरबीसी पैक्ड की आरबीसी पैक्ड की एट द बॉटम ऑफ हेमेटोक्रेट ट्यूब व्हेन द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज। अभी आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हेमेटोक्रेट ट्यूब, यू नो दैट व्हाट इज हेमेटोक्रेट ट्यूब, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कहा है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो हेमेटोक्रेट ट्यूब जो होता है उसमें बॉटम में एट द बॉटम ऑफ हेमेटोक्रेट ट्यूब व्हेन द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज। अच्छा, जब हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ब्लड की क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हेमेटोक्रेट ट्यूब के बॉटम में जो आरबीसी की जो वॉल्यूम है, आरबीसी पैक्ड की जो वॉल्यूम है, इसी को हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। दोबारा सुनिए, जब हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हेमेटोक्रेट ट्यूब के बॉटम में आरबीसी पैक्ड की जो वॉल्यूम है उसी को हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसे हम हेमेटोक्रेट वैल्यू भी कहते हैं या एरिथ्रोसाइट मीन आरबीसी वॉल्यूम फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, हेमेटोक्रेट वैल्यू और एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन डिनोटेड बाय ईवीएफ। चलो, हमें ये तो मालूम हो गया कि पैक्ड सेल वॉल्यूम कैसे कहते हैं, क्या है। अब हम वो मेथड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम की कितना है। ब्लड इज मिक्सड विद द एंटीकोगुलेंट, जो कि पिछले लेक्चर में है EDTA और हेपरीन भी एंटीकोगुलेंट है, जो कि ऑलरेडी यू नो दैट ब्लड में मौजूद होता है। एंड फेल्ड इन हेमेटोक्रेट और वेंट्रोप ट्यूब, हमने पहले भी कहा था कि वेंट्रोप ट्यूब जो होता है वो PCV में भी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम में भी यूज़ होता है, और वहाँ पर किया था एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में एक वेस्टरग्रेन ट्यूब था, वो सिर्फ ESR के लिए यूज़ होता है। हमने पहले भी पिछले लेक्चर में कहा है 110 mm लॉन्ग है, 3 mm बोर मतलब होल, अप टू 100 मार्क हैं। यू नो दैट अबाउट, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये डिटेल में कहा है। क्या करेंगे? ब्लड को मिक्स्ड करेंगे एंटीकोगुलेंट, या तो EDTA इथाइलिन मतलब EDTA एंटीकोगुलेंट या हेपरीन का एंटीकोगुलेंट के साथ हम ब्लड को मिक्स करेंगे। एंड फेल्ड इन हेमेटोक्रेट और वेंट्रोप ट्यूब, या तो हम हेमेटोक्रेट ट्यूब जो होता है या वेंट्रोप ट्यूब जो होता है उसको हम फेल करेंगे। ब्लड को लेंगे, या तो हेपरीन को लेंगे या EDTA एंटीकोगुलेंट, दोनों एंटीकोगुलेंट है, एक को ले लेंगे, मिक्स करेंगे, फिर वेंट्रोप ट्यूब जो है वो फेल करेंगे, भर देंगे, या हेमेटोक्रेट भर देंगे। फिर क्या होगा? द ट्यूब विद द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज एट अ स्पीड ऑफ 3000 RPM फॉर 30 मिनट।
चलो हमने ब्लड ले लिया, एंटीकागुलेंट ले लिया, मिक्स किया, हेमेटोक्रेट या वेंट्रोप ट्यूब को हमने फिल किया, भर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसी ट्यूब को, हेमेटोक्रेट या वेंट्रोप ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे एट अ स्पीड ऑफ 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट सेट करेंगे। 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इस ट्यूब की। तरीका गौर से सुने। ब्लड ले लिया, एंटीकागुलेंट ले लिया, मिक्स किया, हेमेटोक्रेट ट्यूब को फिल किया या वेंट्रोप ट्यूब को फिल किया। फिर क्या किया, इसी ट्यूब को जैसे हमने ब्लड और एंटीकागुलेंट से फिल किया है, फिर हमने उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया और आरपीएम रख दिया 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट और 30 मिनट के लिए लगातार सेंट्रीफ्यूगेशन की। फिर क्या हुआ, द आरबीसी पैक्ड एट द बॉटम फॉर्म, द आरबीसी पैक्ड एट द बॉटम फॉर्म। आरबीसी जो है, आरबीसी की जो पैक्ट हैं at the bottom form the PCV, the plasma remain above this. You know that about plasma जो होता है वो ऊपर बच जाएगा, बाकी रहेगा, remain बाकी रहेगा above, और जो RBC की जो पैक्ट है वो क्या होंगे, at the bottom, नीचे settle down हो जाएंगे। अब इन बिटवीन द आरबीसी और प्लाज्मा जो पहला लेयर है उसे हम सुपरनेटेंट लेयर भी कहते हैं। आरबीसी और प्लाज्मा जो लेयर होते हैं उसके दरमियान देयर इज वाइट बफी कोट, एक वाइट सफ़ेद कलर की बफी कोट मौजूद होता है, विच इज़ फॉर्म्ड, जिसमें होते हैं WBC और प्लेटलेट्स, जैसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, इंक्लूडेड RBC। इन द लेबॉर्ट्री में विद मॉडर्न इक्विपमेंट, हम मॉडर्न जो इक्विपमेंट है या हेमेटोक्रेट इज़ नॉट मेजर डायरेक्टली। हेमेटोक्रेट जो होता है वो डायरेक्टली पैक्ट सेल वॉल्यूम को यानी RBC की जो पैक्ट है वो मालूम नहीं करता। हम मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करते हैं बट कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय ऑटो एनालाइज़र, लेकिन कैलकुलेशन जो होती है वो हम इनडायरेक्टली करते हैं ऑटो एनालाइज़र की थ्रू। Then it is determined by multiplying RBC count by mean cell volume. PCV को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम फाइंड करते हैं PCV को तो हम RBC की जो काउंट है मीन सेल वॉल्यूम की RBC की जो काउंट है उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इज़ ऑलवेज ट्रैप्ड बिटवीन द RBC। कुछ अमाउंट जो होता है प्लाज्मा की वो हमेशा की तरह ट्रैप्ड मौजूद होता है बिटवीन द RBC के दौरान मौजूद होता है। अच्छा, इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड वो हासिल होती है ओनली बाय डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ PCV, यू नो दैट। इसके बारे में आप जानते होंगे। एक्यूरेट जो सही वैल्यू हैं वो हासिल होती हैं ओनली बाय डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ PCV, जब हम डायरेक्टली PCV पैक्ट सेल वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अब हम नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताएंगे। नॉर्मल वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जो मैंने लिखा है सिर्फ आपने वही लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखने चाहते हैं तो मैं मुंह पे बोल दूंगा कंसेप्चुअल बेस पे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम एक कंसेप्चुअल बेस पे और एग्ज़ाम बेस पे लेक्चर देंगे। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा नहीं दिया तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। 10 नंबर का सवाल भी आ जाए, आता नहीं है, 6, 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पैक्ट सेल वॉल्यूम का, तो आप अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। अगर 10 का भी आया तो भी कर सकते हैं। चेक करें, नॉर्मल वैल्यू जो है उसके हम मेल में होता है 40 to 45% पैक्ट सेल वॉल्यूम, यानी RBC की जो पैक्ट है वो क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। और फीमेल में 38 to 42%। ये वैल्यू भी आपने MCQs के लिए याद रखने हैं कंसेप्चुअल बेस पे। अब हम बात तो सही है कि हम मालूम क्यों करते हैं पैक्ट सेल वॉल्यूम को, हम क्यों मालूम करते हैं? हम इतने मस्त हैं, हम में मस्ती है कि हम पैक्ट सेल वॉल्यूम को फाइंड करते हैं? तो इसका जवाब है नो, क्योंकि हम में एनर्जी नहीं है। कैसे?
हम अब बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसकी अहमियत क्या है? अहमियत यह है, सबसे पहले यह हमें मदद देता है किस चीज़ में? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। सबसे पहले तो डायग्नोस तहकीक करता है कि आया हम में एनीमिया है या नहीं है। पैक्ड सेल वॉल्यूम से एक तो फ़ायदा ये है कि एनीमिया की डायग्नोसिस हो जाती है, सेकंड वन ट्रीटमेंट भी हो जाती है, क्योंकि जब हमें मालूम हो तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूर कराएंगे। इसका फ़ायदा सबसे पहले ये है। सेकंड वन, डायग्नोसिस भी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी होती है। पॉलीसाइथेमिया, क्या? पॉलीसाइथेमिया। थर्ड क्या है? ऑफ डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करता है, अगर ये उस वक्त करता है उसकी पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम के टेस्ट हो जाता है कि आया पैक्ड सेल वॉल्यूम नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या वजह है, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल हुआ तो फैसला करना होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक है, करो। अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम हमने मालूम नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड में हमारे बॉडी में एनीमिया है या पॉलीसाइथेमिया है या एक्सटेंड डिहाइड्रेशन हो गया है? तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अगर हमने एक बंदे से दूसरे बंदे को फिर भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो उल्टा नुकसान होगा बजाय फ़ायदे के। तो तीसरा इसका पॉइंट ये है कि हमें फ़ैसला देता है, डिसाइड करना पड़ता है इन द रिज़ल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग पीसीवी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब लास्ट में हम बताएंगे वेरिएशन इन पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम में वेरिएशन क्यों आ जाती हैं, कब आ जाती है, कब ज़्यादा हो जाती हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, कब कम हो जाती हैं, ये हम अब थोड़ा सा टच देंगे। जब सबसे पहले इंक्रीज़ इन पीसीवी, जब पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती हैं तो कब हो जाएगी? पॉलीसाइथेमिया के दौरान, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है, डेंगू फीवर जो होता है, तो इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें ऐसा हो जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी आरबीसी की जो पैक्ड हैं उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल। पीसीवी डिक्रीजेज, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है फ्रॉम द नॉर्मल। एनीमिया की वजह से, सिरहोसिस ऑफ लीवर की वजह से। व्हाट इज सिरहोसिस? I mean you does not know about cirrhosis of liver। मैं थोड़ा सा टच देता हूँ। ये लीवर सिरहोसिस ऑफ लीवर की वजह से लीवर नॉर्मल फंक्शन नहीं करता। आप गूगल में उसके पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं। दागनुमा शक्ल के लीवर होता है, उसमें धब्बे होते हैं। उस धब्बों की वजह से उसका काम ये है कि वो लीवर को नॉर्मल वर्किंग नहीं करने देता। थर्ड वन जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम प्रेगनेंसी के दौरान भी ज़्यादा हो जाती है। हेमोरेजी ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी आपकी पैक्ड सेल वॉल्यूम की डिटेल लेक्चर। मैंने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा है। अगर फिर भी आपको मसला हो या एक दो पॉइंट पे आपको समझ ना आई हो तो फील फ्री कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह, मैं तो कोई हरफन मौला तो नहीं हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, कि मैं भी सर्च करूँगा। मुझे नहीं आता तो मैं फिर भी सर्च करके आप लोगों को बताऊँगा और ख़ुद भी सीखूँगा। हमारा चैनल ऐसा है कि मैं खुद भी सीखूँगा और आप लोगों को भी सिखाऊँगा, आप लोगों को भी फ़ायदा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।